वामिका कॉमर्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। ये चैप्टर पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसको इसी वीडियो के माध्यम से पार्ट बी के रूप में आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे आहरणों पर ब्याज के बारे में, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स। एंड ड्राइविंग्स क्या होता है? देखिए, जो साझेदार द्वारा व्यापार में पूंजी इन्वेस्टेड की जाती है, लगाई जाती है, उसमें से आंशिक भाग या पूर्णतः भाग साझेदार द्वारा अगर निकाल लिया जाता है वर्ष के मध्य में, तो उसे आहरण कहा जाता है। अब ये स्थिति देखेंगे कि जो आहरण होता है उसमें किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। अगर कोई भी साझेदार आहरण करता है तो उसमें किस अवधि तक का ब्याज लगाया जाएगा, वो चीज़ आज देखेंगे। देखो, अगर किसी पार्टनर द्वारा माह के प्रारंभ के पहले दिन अगर विड्रॉल करता है तो उसमें 6.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। अगर पार्टनर द्वारा माह के प्रारंभ में पहले दिन अगर आहरण करेगा तो 6.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। इसी तरीके से माह के मध्य में अगर विड्रॉल करेगा तो 6 माह का ब्याज लगेगा, और अगर माह के अंतिम दिन में अगर विड्रॉल करेगा तो 5.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। ये ध्यान रखना है। दर जो दे रखी है उस हिसाब से दर लगानी है, लेकिन कितने महीने का ब्याज लगाना है? अगर मंथ के फर्स्ट में करेगा तो 6.5 महीने का ब्याज लगेगा, और मध्य में करेगा, मिडिल में करेगा तो 6 मंथ का लगेगा, और लास्ट में करेगा तो 5.5 माह का ब्याज लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर द्वारा या किसी साझेदार द्वारा अगर तिमाही में विड्रॉल करता है, ये तो हो गया माह के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में। अगर तिमाही में करता है यानी 3 महीने की अवधि में आहरण करता है, तो उस स्थिति में अगर तिमाही के प्रारंभ में अगर विड्रॉल किया जाता है तो 7.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। और इसी तरीके से अगर तिमाही के अंत में विड्रॉल करता है तो 4.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। अब इसका सूत्र है 7.5 माह कैसे आए और 4.5 माह कैसे आए। अगर टोटल 12 महीने हैं, +3 कर देंगे, अपन 2 कर देंगे, 7.5 माह हो जाएंगे। और इसी तरीके से 9 माह प्लस 0 माह अंत में करेंगे तो 3 महीने शामिल नहीं होंगे, +2 करेंगे, 4.5 माह इस तरीके से आ जाएंगे। तो आपको यह ध्यान रखना मोटा मोटा, अगर तिमाही के फर्स्ट में करेगा तो 7.5 माह का ब्याज लगेगा, और अगर तिमाही के एंड में करेगा तो 4.5 माह का ब्याज देना होगा। इसमें प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि सतीश एवं तिलक एक फर्म में पार्टनर है तथा लाभ व हानि की भागीदारी बराबर करते हैं। लेखा वर्ष 15-16 के दौरान सतीश ने हर तिमाही की शुरुआत में 30,000 रुपये आहरित किए। यानी जो सतीश है उसने हर तिमाही की शुरुआत में 30,000 रुपये आहरित किए। यदि इन आहरणों पर 8% की दर से ब्याज लिया जाता है तो वर्ष के अंत में प्रभारित ब्याज की राशि कैसे याद करेंगे? देखो, इसमें स्पष्ट दे रखा है कि हर तिमाही की शुरुआत में 30,000 रुपये विड्रॉल कर रहा है, तो शुरुआत में अगर आरंभ में हर तिमाही के प्रारंभ में आहरण करेगा तो 7.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। तो इसमें देखते हैं उदाहरण। देखो, यानी आहरणों पर ब्याज की गणना देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 को इसने 30,000 रुपये विड्रॉल किया। ठीक है, प्रारंभ में कर रहा है तो टोटल महीने कितने शेष रह गए? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है, तो अगर 1 अप्रैल को विड्रॉल करेगा तो टोटल 12 महीने का ब्याज लगेगा। अब टोटल 12 महीने का ब्याज लगेगा तो 30,000 इंटू 8% की दर है, तो 30,000 इंटू 8/100 कर देंगे तो 2400 रुपये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगली तिमाही को करेगा। अगली तिमाही आएगी 1 अप्रैल के बाद में 1 जुलाई आएगी, उसको 30,000 विड्रॉल कर रहा है, 9 महीने के लिए कर रहा है, 9 महीने शेष रह गए। 30,000/9/12 इंटू 8% की दर है तो 8/100 आ जाएगा, 1,800 रुपये आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट तिमाही आएगी। नेक्स्ट तिमाही है वो 30,000 रुपये है 6 मास के लिए, तो यहाँ पे 1 जुलाई नहीं आएगा, मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1 सितंबर 2019 आएगा। ये ध्यान रखें, यहाँ पे 1 सितंबर 2019 यहाँ पे आएगा इस जगह पे। ठीक है, तो 6 महीने शेष रह जाएंगे, तो 6 महीने का ब्याज निकलेगा 30,000 इंटू 6/12 इंटू 8/10, 2.8% दर है, तो टोटल 1,200 रुपया हो गया। इसी तरीके से लास्ट वाली तिमाही रहेगी 1 जनवरी 2020 को, 30,000 रुपये का विड्रॉल है, 3 माह शेष रहेंगे, 30,000 इंटू 3/12 इंटू 8/100 बराबर 400 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से टोटल 6,000 रुपये ब्याज हो जाएगा, और जो टोटल राशि है 4 तिमाही में 1,20,000 रुपये हो गई। अब इसको अगर सूत्र के माध्यम से देखें, वैकल्पिक रूप से देखें तो इसमें देख लो कि वैकल्पिक रूप से पूरे लेखांकन वर्ष के दौरान कुछ आहरित राशि पर ब्याज परिकलित किया जा सकता है। अर्थात इस स्थिति में 1,20,000 रुपये की राशि 7.5 माह, अब किस तरह से 7.5 माह निकलेंगे? देखो, 12 वाले ऊपर माह हो गए, फिर 9 महीने हो गए, फिर 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो 4 का भाग दे देंगे, तो इस तरीके से 7.5 माह इस तरीके से याद होते हैं। अगर तिमाही के प्रारंभ में विड्रॉल करता है तो 7.5 माह इस तरीके से याद किए जाएंगे। अब इसका सूत्र में फिट करके देखिए, तो 1,20,000 रुपये का है, 8/100 कर देंगे, दर है,
और 7.5 को भिन्न में चेंज करेंगे तो 15/2 हो जाएंगे और इंटू 1/12 कर देंगे तो 6,000 रुपया आ जाएगा। इस तरीके से अगर धनराशि प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरित की जाती है, ये तो हो गई पहले तो की है अपने तिमाही के प्रारंभ में 7.5 महीने का ब्याज लगा, और लास्ट वाली में बात करेंगे तो तिमाही है उसके एंड में विड्रॉल कर रहा है तो उसमें 4.5 महीने का ब्याज लगेगा। इस तरीके से देखते हैं 23 जून को तो प्रथम तिमाही स्टार्ट होती है 1 अप्रैल को हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी 1 जुलाई को। इसी तरीके से तिमाही लास्ट में करेगा तो लास्ट वाली तारीख आएगी तो 30 जून आएगी, पहले 1 जून थी तो 30 जून 2019 को 30,000 विड्रॉल कर रहा है। कितने महीने शेष रह गए? 31 मार्च तक 9 महीने रह गए तो 30,000 इंटू 9/12 इंटू 8/100 करेंगे तो 1,800 रुपये ब्याज होगा। इसी तरीके से 30 सितंबर अगली तिमाही आ जाएगी, लास्ट वाली तारीख आएगी, अंत में कर रहा है 30,000 रुपये 6 महीने के लिए हो गया, इसका ब्याज 1,200 आ गया। इसी तरीके से 31 दिसंबर को हो जाएंगे, 3 महीने शेष रहेंगे मार्च में, तो इसी तरह से 3/12 कर देंगे, 8/100 से 600 रुपये ब्याज हो जाएगा। इसी तरह से 31 मार्च 2020 को अगर विड्रॉल करता है तो उसमें 0 महीना रहेगा तो उसमें किसी प्रकार कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो 3600 रुपये टोटल ब्याज हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया तिमाही के अंतर्गत। अब बात करेंगे जब विविध धनराशियों को भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर आहरित किया जाता है। कई बार क्या होता है कि फिक्स होता है, या तो महीने के प्रारंभ में विड्रॉल करेगा, या महीने के मध्य में करेगा, महीने के अंत में करेगा, या तिमाही के प्रारंभ में करेगा, या तिमाही के अंत में करेगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो धनराशि होती है साझेदार द्वारा जो विड्रॉल किया जाता है वो भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर किया जाता है, फिक्स नहीं होता है। तो उसमें किस प्रकार से ब्याज का कैलकुलेशन किया जाएगा? तो उसके लिए एक विधि होती है, उसको उत्पाद विधि कहा जाता है, यानी प्रोडक्ट मेथड विधि कहा जाता है उसे। तो उस विधि के माध्यम से जो राशि होती है जो भिन्न भिन्न समय अंतराल पर निकाली जाती है, उसको उस राशि को उस अवधि से मल्टीप्लाई करके वो राशि याद की जाती है, और फिर उसके पश्चात सूत्र के माध्यम से दर को लगा के पूरा ब्याज याद कर लिया जाता है। अब देखते हैं, जब साझेदार भिन्न भिन्न धनराशि को भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर आहरित करते हैं तब ब्याज का परिकलन उत्पाद विधि का उपयोग किया जाता है। उत्पाद विधि के अंतर्गत प्रत्येक आहरण के लिए धन को आहरण उस अवधि द्वारा बहुगुणित करते हैं, यानी गुणा करते हैं, जो कि मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि लेखा वर्ष के दौरान आहरित कर रहता है। इसमें परिकलित अवधि आहरण की तिथि से लेकर लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन तक शामिल होती है। अतः परिकलित उत्पादों का योग किया जाता है। उदाहरण के लिए शहनाज अपने निजी उपयोग के लिए फर्म से 31 मार्च 2016 के समापन वर्ष के दौरान निम्नलिखित धनराशि विड्रॉल करता है। उत्पाद विधि द्वारा आहरणों पर ब्याज को परिकलित करें, इन पर 7% की दर से ब्याज प्रभावित किया जाए। देखो अब इसमें देखो 1 अप्रैल 2015 को जो ये शहनाज है उसने 16,000 रुपये विड्रॉल किया, उसके पश्चात 30 जून 2015 को 15,000 किया, उसके पश्चात 31 अक्टूबर को 10,000 किया, 31 दिसंबर को 14,000 किया, और 1 मार्च 16 को 11,000 रुपये उसने विड्रॉल किया। अब इसमें जो पहले वाली विधियाँ थी उनमें फिक्स तारीख दे रखी थी कि अगर 1 जून को करेगा तो अगले 1 जुलाई को करेगा, अगर तिमाही में करेगा तो अप्रैल में करेगा, फिर जून में करेगा, प्रारंभ में करेगा तो, और अंत में करेगा तो 30 अप्रैल को करेगा, तो 30 जून को करेगा, 30 सितंबर को करेगा, इस तरह से 30 दिसंबर को करेगा। लेकिन यहाँ पे डेट फिक्स नहीं है, डेट 1 अप्रैल को दे रखी है, फिर 30 जून को दे रखी है, 31 अक्टूबर को दे रखी है, 31 दिसंबर को दे रखी है, 1 मार्च को दे रखी है, यानी ना तो अंत में है, ना प्रारंभ में है, ना मिडिल में। इस तरीके से इस विधि के माध्यम से, उत्पाद विधि के माध्यम से ब्याज की गणना की जाती है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, पहले सारणी बना लेंगे, उसमें डेट लिख देंगे, राशि लिख देंगे, समयावधि लिख देंगे और उत्पाद लिख देंगे। अब इसको 1 अप्रैल 2015 को 16,000 रुपये विड्रॉल किया है, तो 1 अप्रैल 2015 को किया है तो टोटल कितने महीने शेष रह गए? 31 मार्च तक, यानी 12 महीने शेष रह गए, तो 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,92,000 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला विड्रॉल 30 जून 2015 को किया है जिसमें 15,000 रुपये विड्रॉल किया है, तो 9 महीने शेष रह गए, 9 महीने को 15,000 से इंटू करेंगे तो 1,35,000 आ गया। इसी तरीके से 31 अक्टूबर 2015 को 10,000 रुपये विड्रॉल करता है तो 5 महीना शेष रह गया, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने शेष रह गया, तो 5 महीने के लिए ब्याज जो 10,000 है उसको 500 इंटू करेंगे तो 50,000 आ गया। इसी तरीके से 31 दिसंबर को किया तो 3 महीने शेष है तो 14,000 इंटू 3 कर देंगे 42,000, और 1 मार्च 2016 को किया उसमें 1 महीना शेष है तो 11,000 रुपया आ जाएगा। इस तरीके से टोटल राशि को, उत्पाद वाली जो टोटल राशि है उसको टोटल करेंगे तो 4,30,000 आ गया। इसी तरीके से फिर इसका सूत्र होता है ब्याज का उत्पाद की योग राशि इंटू दर अपॉन उत्पाद की योग राशि इंटू दर इंटू 1/100 इंटू 12 है, ये इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसको फिट कर देंगे, उत्पाद की योग राशि है 4,30,000 रुपया और इसके रेट दे रखे 7% 7/100 कर देंगे। इसी तरीके से 1/12 कर देंगे, इनको हल कर लेंगे, 30,000/12 करेंगे तो लगभग 2,508 रुपया लगभग इसका ब्याज आ जाएगा। अगर
डेट फिक्स नहीं दे रखी है, उत्पाद विधि के माध्यम से हल करें तो। ठीक है, ये तो आपका आहरण हो गया। अब जब स्थिति स्पष्ट दे रखी है, जब तक किसी प्रकार का इश्यू क्रिएट नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आहरणों की तिथि स्पष्ट नहीं दे रखी है, तो इस स्थिति में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमेशा 6 माह का ही ब्याज लगाया जाएगा। कितने माह का लगाया जाएगा? 6 मंथ का ब्याज लगाया जाएगा। अगर आहरणों की तिथि स्पष्ट नहीं हो, अस्पष्ट हो, तो 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है एक साझेदार को लाभ की गारंटी। देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। देखिए, एक साझेदार को लाभ की गारंटी किस प्रकार से दी जाती है। माना कि एक फर्म में 3 साझेदार है, ABC पहले से कार्यरत है। वे तीनों साझेदार एक नए साझेदार डी को प्रवेश दे देते हैं। ठीक है, अब डी को या तो एक साझेदार गारंटी देगा या सभी साझेदार गारंटी देंगे, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। मान के चलो डी को फर्म में प्रवेश दे दिया। अब डी को सभी साझेदार ये गारंटी दे देते हैं, या तो सभी साझेदार देंगे या एक साझेदार देगा। अगर मान के चलो सभी साझेदार गारंटी दे देते हैं, तेरे को 25,000 रुपया हर हालत में लाभ की गारंटी हम दे रहे हैं, चाहे फर्म में लाभ ज़्यादा हो या कम हो। और मान के चलो कभी कभार क्या होता है, फर्म में लाभ कम हो जाते हैं, तो जिस साझेदार को गारंटी दी गई है, जिस साझेदार द्वारा या सामूहिक रूप से, तो उस साझेदार को तो 25,000 रुपये का भुगतान करना होगा किसी भी हालत में। अगर लाभ पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं हो पाते हैं, तो जिस जिस साझेदार ने जिस अनुपात में गारंटी दी है, वे उस साझेदार को अपने हिस्से से राशि देंगे। ठीक है, यह होती है एक साझेदार को लाभ की गारंटी। कई बार फर्म में एक साझेदार को एक न्यूनतम राशि की गारंटी के साथ शामिल किया जाता है। यह आश्वासन फर्म के सभी वरिष्ठ साझेदारों द्वारा एक विशेष अनुपात में दिया जा सकता है, या फिर निजी तौर पर से किसी एक वरिष्ठ साझेदार द्वारा भी हो सकता है। मैंने भी बताया था कि ये जो लाभ की गारंटी है, या तो सभी साझेदार दे सकते हैं या एक निजी साझेदार भी दे सकता है, एक अकेला साझेदार भी दे सकता है। यह राशि तब दी जाती है जब गारंटी का लाभ से कम लाभ प्राप्त होता है। यानी ये राशि कब दी जाती है? जब उसको गारंटी दी गई है, अगर उससे कम लाभ प्राप्त होगा तो राशि दी जाएगी, अगर उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो गया तो कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखो, लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार गारंटीकृत राशि से कम हो। उदाहरण के लिए मधुलिका एवं रक्षिता एक फर्म में पार्टनर है और अपनी फर्म में कनिष्का को 25,000 की न्यूनतम गारंटी देने के साथ फर्म में उसका भाग मानकर उसे फर्म में लाना चाहती है। अब मान लेते हैं कि फर्म वर्ष के दौरान 1,20,000 रुपये का लाभ अर्जित करती है तथा उनका लाभ विभाजन अनुपात की सहमति साझेदारों के बीच 2-3-1 में है। यानी जो 1,20,000 रुपये है, उनका लाभ विभाजन अनुपात एंड टोटल 2, 3 और 1 करेंगे तो 6 हो गए, तो 6 को डिवाइडेड कर देंगे 1,20,000 से, तो 20,000 आ जाएगा प्लस 1 अनुपात का। तो जो फर्स्ट वाला है वो उसको तो 40,000 लाभ मिलेगा, सेकंड वाले को 60,000 लाभ मिलेगा और लास्ट वाले को 20,000 लाभ मिलेगा। ठीक है, 1,20,000 के हिसाब से जो इनका अनुपात दे रखा है। अब उसमें ये डिवाइडेड कर दिया लाभ। हालांकि इस हिसाब के बाद कनिष्का का भाग गारंटीकृत राशि से 5,000 रुपये कम पड़ता है। जो कनिष्का है उसको 20,000 रुपये का ही लाभ मिल रहा है, तो उसको गारंटी दी है 25,000 की, अब 5,000 रुपये कम पड़ रहा है। अब 5,000 रुपये कम पड़ रहा है, तो उसको अगर एक ही साझेदार ने गारंटी दी है, मान के चलो, तो एक ही साझेदार वहन करेगा। अगर दोनों साझेदारों ने गारंटी दी है सामूहिक रूप से, तो दोनों साझेदार उनके जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात है 2:3 है, उस अनुपात में डिवाइडेड करेंगे। तो कनिष्का के 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो इस गारंटी को 2,000 रुपये तो मधुलिका देगी। यानी जो इसका दो अनुपात है और लास्ट सेकंड वाले का 3 अनुपात है, तो 5,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं, जिसमें 2,000 रुपये तो मधुलिका देगी। किसको? कनिष्का को। और इसी तरीके से रक्षिता भी 3,000 रुपये किसको देगी? कनिष्का को देगी, यानी जो उसका जो 5,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहा है। अब इनका जो लास्ट में लाभ विभाजन अनुपात करेंगे, तो जो फर्स्ट वाली है उसको 40,000 रुपये मिल रहे थे, तो उसका 2,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे, तो उसको 38,000 रुपये मिलेंगे। सेकंड वाले को 60,000 रुपये मिल रहे थे, उसको 3,000 माइनस कर देंगे, तो उसको 57,000 रुपये मिलेंगे। और इसी तरीके से कनिष्का को 20,000 मिल रहे थे, तो उसको 5,000 ऐड कर देंगे, तो 25,000 रुपये लाभ मिलेगा। लेकिन मान के चलेगा अगर इसमें केवल एक ही पार्टनर गारंटी देता है, मान के चलो केवल रक्षिता ही गारंटी देती है, तो रक्षिता 5,000 रुपये का भुगतान करेगी, तो उसका जो लाभ था 60,000 रुपये था, तो वो 5,000 रुपये माइनस करके उसको 55,000 रुपये ही लाभ दिया जाएगा और 25,000 रुपये कनिष्का को दिया जाएगा, जिसमें 20,000 पहले का था, 5,000 और ऐड कर दिया जाएगा। ये तो हो गया लाभ की गारंटी, इस प्रकार से दी जाती है। एक उदाहरण और देखते हैं। महेश एवं दिनेश लाभ एवं हानि का विभाजन 2:1 में करते हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2016 को अपनी फर्म में राकेश को 1/10वें भाग के लिए भागीदार बनाते हैं, यानी पार्टनर बनाते हैं। उसे कम से कम 25,000 की गारंटी दे देते हैं। महेश एवं दिनेश अपनी नाम भागीदारी पूर्ववत रखते हैं। जो महेश और दिनेश है, उनका जो अनुपात है वो पूर्व की तरह रखते हैं।
परंतु राकेश की गारंटी के खाते में कोई कमी आने पर उसे क्रमशः मिलकर 3:2 में वहन करेंगे। यानी इनका जो पुराना अनुपात है 2:3 है। अगर जो नया पार्टनर है राकेश को, उसको 25,000 की गारंटी दे रहे हैं, मान के चलो भविष्य में अगर उसके जो गारंटी दी है उससे कम लाभ होता है उसको, तो उसको वहन करने के लिए जो ये पार्टनर है 3:2 में वहन करेंगे, ना कि 2:1 में करेंगे। ठीक है। वर्ष की समाप्ति पर 31 दिसंबर 16 को फर्म को 1,20,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए लाभ व हानि विनियोग खाता तैयार करो। देखिए, अब लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करेंगे महेश, दिनेश एवं राकेश की पुस्तकों में। तो सर्वप्रथम जो इसका नेट प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का हो गया। ठीक है। अब इनका आगे इनका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, अब राकेश की भागीदारी 1/10 भाग के लिए है। अब शेष भाग कितना रह गया, 1 - 1/10 कर देंगे, 9/10 भाग शेष महेश और दिनेश के बीच हो गया। ठीक है। अब उनका जो पुराना अनुपात 2:1 है। इसी तरीके से महेश की लाभ में भागीदारी याद करेंगे तो नया अनुपात का सूत्र होता है पुराना माइनस त्याग। तो त्याग कर रहे हैं तो इनका जो तो पुराना माइनस त्याग कर देंगे तो नया आ जाएगा। इस तरीके से दिनेश का कर लेंगे और तीनों का नया अनुपात आ जाएगा, 6:3:1 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो राशि 1,20,000 रुपये की, उसको 6/10 में डिवाइडेड करेंगे महेश की में, तो 72,000 रुपये महेश का आएगा। इसी तरीके से दिनेश की भागीदारी 36,000 की हो गई और राकेश की भागीदारी 12,000 रुपये की हो गई, यानी इसका 13,000 रुपये शॉर्ट रह रहे हैं। तो यहाँ राकेश के लाभ में आई कमी को महेश तथा दिनेश 3:2 में वहन करेंगे, ना कि 2:1 में। अब इसमें महेश जो 13,000 रुपये है उसे 3/5 से डिवाइडेड करेंगे तो 7,800 रुपये देगा और राकेश का 13,000 को 2/5 से करेंगे तो 500 रुपये वहन करेगा। इस प्रकार से इनका लाभ विभाजन अनुपात होगा। अगर महेश को पहले 72,000 प्राप्त हो रहे थे तो उसको 7,800 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो राकेश को गारंटी दे रहा है, तो 64,200 रुपये शेष रह जाएगा। इस तरीके से दिनेश को 36,000 रुपये मिल रहा था, उसमें से 500 माइनस कर देंगे तो 30,800 रुपये रह जाएगा। इस तरीके से राकेश को कुल टोटल 12,000 तो पहले प्राप्त हो रहे थे, उसमें से 7,800 और एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहे हैं और 500 एक्स्ट्रा और प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल 25,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो इनका जो समीकरण तैयार करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे, तो उसमें देख लो लेवल प्रॉफिट तो इसका शेयर साइड आ गया। अब पूंजी खाते में देखते हैं, लाभ की भागीदारी 72,001 की है। ठीक है। उसमें से 7,800 माइनस कर देंगे तो 64,200 आ जाएंगे। इस तरह दिनेश 36,000 है, 52 को गारंटी दी है तो 30,800 आ जाएंगे। राकेश को 12,000 है, 12,000 में जो महेश और दिनेश से प्राप्त करेगा 7,800 ऐड कर देंगे, 25,000 तो 1,20,000 रुपये इनका टोटल आ जाएगा। ये तो इनका हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात करते हैं पूर्व समायोजन। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। कई बार क्या होता है कि अंतिम खाते तैयार कर लिए जाते हैं व्यापार द्वारा, लेकिन अंतिम खाते तैयार करने के बाद में पता चलता है कि कई बार पुस्तकों में या तो कोई त्रुटि रह जाती है, अशुद्धि रह जाती है, भूल रह जाती है। उस चक्कर से कई व्यवहारों को दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो एक्चुअल लाभ हानि याद पहले कर लिया जाता है, लेकिन सही लाभ हानि याद करने के लिए जो समायोजन है, जिस एंट्री को गलती से गलत लिख दिया गया या अशुद्धि रह गई, त्रुटि रह गई या भूलवश रह गई, तो उनको सुधार करने के लिए उनको लिखा जाता है, सुधार किया जाता है। उसके पश्चात लाभ हानि पुनः याद किए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें कई बार अंतिम लेखित तैयार करने के बाद चूक या त्रुटि या अशुद्धि रह जाती है तथा साझेदारों में गलत लाभ विभाजित किया जा चुका होता है, उनको सुधार करने के लिए समायोजन किए जाते हैं। यह चूक पूंजी पर ब्याज, देखिए चूक किस प्रकार से होती है, या तो पूंजी पर ब्याज की हो सकती है, साझेदारों के ऋण पर ब्याज की हो सकती है, वेतन पर हो सकती है, कमीशन या सीमा से बाहर खर्चों से संबंधित हो सकता है, अतः समायोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यह समायोजन लाभ हानि समायोजन खाते फिर या तो ये जो एडजस्टमेंट करेंगे या तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से करेंगे या फिर सीधे संबंधित पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के माध्यम से भी कर सकते हैं, दोनों विधि से कर सकते हैं। पर ये समायोजन सामान्यतः P&L एडजस्टमेंट के माध्यम से किए जाते हैं। पर यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समायोजन को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के माध्यम से करना चाहिए। पुस्तकों में किसी प्रकार की काट-छांट नहीं करनी चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं करनी चाहिए। एंट्री या रिवर्स एंट्री के माध्यम से ही जो अशुद्धि रही है उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पुस्तकों में काट-छांट ओवरलैपिंग कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। रमीज एम जहीर बराबर के पार्टनर है। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 तथा 1 लाख रुपया है। वित्तीय वर्ष के समापन में 31 मार्च 2016 को लेखा खाता तैयार करने के उपरांत यह पाया गया कि साझेदारी विलेख में वर्णित 6% ब्याज की दर को लाभ विभाजित करने से पहले पूंजी खातों में जमा नहीं किया गया। ठीक है। यह गलती हो गई कि इन्होंने फाइनल अकाउंट तैयार कर लिए, 6% की दर से ब्याज देना था, लेकिन पूंजी खातों में जमा नहीं किया गया। उपरोक्त स्थिति को इस प्रकार से सरलीकृत किया जा सकता है कि साझेदारों के पूंजी खातों में प्रकलन से प्राप्त पूंजी खाते के ब्याज को जमा नहीं किया गया। देखिए, रमीज के लिए 3,000 रुपया होगा, यानी 6% के हिसाब से,
और 50,000 का 6% करेंगे, 3,000 रुपये ब्याज नहीं दिया गया। और जहीर का जो 1 लाख रुपया है 6% के हिसाब से 6,000 रुपया हो गया। कुल ब्याज की राशि 9,000 रुपये हो गई। यदि पूंजी पर ब्याज दिया होता तो फर्म के लाभ 9,000 रुपये कम होते। अगर इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाता तो पहले लाभ हुआ था इनका, कितना भी हुआ था वो लाभ 9,000 रुपये कम होता है। पहले 9,000 रुपये लाभ ज़्यादा हो गया तो 9,000 रुपये लाभ कम होता है। समायोजन के पश्चात 9,000 रुपये लाभ कम होगा। ठीक है, इस त्रुटि के कारण लाभ एवं हानि खाते के अनुसार लाभ की संपूर्ण राशि जो 9,000 रुपये के समायोजन के बिना साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाएगा। इस त्रुटि का संशोधन इस प्रविष्टि के माध्यम से किया जाएगा। देखो अभी त्रुटि का संशोधन करेंगे, कैसे करेंगे, यानी 9,000 रुपये का जो पूंजी पर ब्याज देना था वो नहीं दिया गया, लाभ ज़्यादा हो गया तो लाभ को कम करना है। संशोधन किस प्रकार से करना है, ठीक है, अब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से करना है। तो इसमें आ जाएगा सर्वप्रथम P&L प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 9,000। अब जो रमीज कैपिटल, तो रमीज है उसको 3,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया तो उसको कम कर देंगे। रमीज कैपिटल अकाउंट 3,000 और जहीर कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको इंटरेस्ट पर कैपिटल मिलेगा। ठीक है, अब इनका लॉस ऑन एडजस्टमेंट, अगर जो लॉस हो रहा है इनके मध्य 45 का, पहले इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिला था तो 45 रुपये इनका कम हो गया तो इनको लॉस हो रहा है, तो लॉस की एंट्री करेंगे। तो इसमें क्या बता रखा है, जो इनका जो लाभ विभाजन अनुपात है वो बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर में लॉस लेंगे, ना कि पूंजी के अनुपात में। तो रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जहीर कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कर देंगे। 45 की राशि टोटल 9,000 रुपये हो जाएगी। अगर ये तो हो गया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से। अगर दूसरी विधि से करें, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से अगर समायोजन करेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, एक सारणी बना लेंगे, स्टेटमेंट शोविंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें रमीज और जहीर आ जाएगा। अब पहले में लिखेंगे अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पहले वाले को 3,000 से क्रेडिट करेंगे और दूसरे वाले 6,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, RS 9,000 डिवाइडेड इक्वली, यानी इनको पहले 3,000 से क्रेडिट किया गया और 6,000 से क्रेडिट किया गया, और वास्तविकता के अंदर इनको बराबर बराबर करना है। 45 रुपये एक को डेबिट करना है और 45 रुपये दूसरे को डेबिट करना है। अब इसमें अंतर क्या हुआ कि दूसरा 3,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, वो 45 रुपये से डेबिट हो गया, तो इसको 1,500 रुपये एक्सीज है इसके लिए, और दूसरे वाले के 1,500 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं। उसको 45 CR करना था, 45 DR किया तो 1,500 रुपये शॉर्ट है। ठीक है, अब इनकी एंट्री करनी है, तो एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जहीर कैपिटल अकाउंट, एंड रमीज है उसका 1,500 रुपये एक्सीज है तो उसको डेबिट कर देंगे, और जो जहीर है उसका 1,500 रुपये शॉर्ट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री हो गई। ठीक है साथियों, आपका जो पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 और पार्ट ए या पार्ट बी 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें टोटल आपको बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में, साझेदारी क्या होती है, साझेदार फर्म क्या होती है, साझेदार विलय क्या होता है, स्थिर पूंजी खाता क्या होता है, और स्थिर पूंजी खाता और लाभ हानि समायोजन खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है, पूंजी पर ब्याज कैसे दिया जाता है, आरणों पर ब्याज की क्या विधि होती है, अगर डेट स्पष्ट हो या स्पष्ट नहीं हो तो माह में, अगर प्रारंभ में है, मध्य में है, अंत में, तिमाही में है या तिमाही के अंत में है तो किस प्रकार से ब्याज का कैलकुलेशन किया जाएगा, कितने महीने को किया जाएगा, औसत अवधि क्या होती है, एक साझेदार को फर्म में लाभ की गारंटी किस प्रकार से दी जाती है, लाभ हानि विनियोग खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है, और साझेदारों को चालू खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है, आदि सब चीज़ों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग लेखांकन बेसिक कंसेप्ट वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका यानी फर्म का पुनर्गठन, जिसमें एक नए साझेदार का प्रवेश है, उस साझेदार का प्रवेश किस प्रकार से दिया जाता है, साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी होती है, नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे याद किया जाता है, त्याग का कैसे किया जाता है, गुडविल का मूल्यांकन कैसे होता है आदि, पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है आदि सब चीज़ों का विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।